नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज राजस्थान कांग्रेस की असली कहानी क्या है, किसके डर से गोल्डी बराड़ ने अपना ठिकाना बदल लिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसकी कैद में है और क्या पाकिस्तान की मंत्री चोरों की सरदार हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना ही जेलेंस्की हार मानने को तैयार है, ना ही पुतिन पीछे हटने के लिए राजी हैं। लेकिन इन सब के बीच यह खबर है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के एक फरमान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार के बाद कुछ दिन पहले पुतिन ने अपने 3 लाख सैनिकों को लड़ाई में भेजने का ऐलान किया था, जिसका विरोध लगातार तेज होता दिख रहा है। रूस में आंदोलन तेज हो चुके हैं। पुतिन के फरमान के खिलाफ लोग अलग अलग तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों के गुस्से की ऐसी ही एक तस्वीर इरकुत्स्क इलाके से सामने आई, जहां सेना की भर्ती के दफ्तर में घुसकर एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में रूसी सेना का एक अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुतिन के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी ही तस्वीर दक्षिण पश्चिमी रूस से भी सामने आई। वहां एक शख्स ने एक रिक्रूटमेंट ऑफिस को आग लगा दी, जिसके लिए पहले उसने अपनी कार को पीछे की ओर ले जाते हुए इमारत के दरवाजे से टकरा दिया। इसके बाद उसने पेट्रोल बम फेंककर इमारत को आग के हवाले कर दिया। और रूस के लोगों के इस गुस्से की वजह है पुतिन का वो भाषण जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं, मतलब ऐसे सैनिक जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान में भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिकों को हथियार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की भी ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन ये दूसरे सैनिकों जितने पारंगत नहीं होते। जबकि जंग की शुरुआत में जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया था वो रूस की फौज के सबसे बहादुर सैनिक थे। उनमें भी 55,000 सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। मतलब यह कि रूस ने अपने सबसे माहिर सैनिकों में अब तक 55,000 को खो दिया। सीधा मतलब यह कि जब वो सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाए तो रिजर्व फौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। यही वजह है कि रूस में लोगों ने पुतिन के फरमान के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उधर खबर है कि रूस में पुतिन के खिलाफ बढ़ रहे विरोध की वजह से रूसी राष्ट्रपति अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में वहां के नागरिक अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए थे। जिसकी कुछ तस्वीरें दागिस्तान से भी सामने आई, जहां बिना इजाजत के रैली निकाल रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्हें जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ने लगे वहां चीख पुकार मच गई। इसी तरह मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई दूसरे शहरों में भी पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते पुलिस हिरासत में आने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। इसी बीच खबरें आई कि व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ते विरोध को देखते हुए उत्तरी रूस का रुख कर लिया, जहां वल्दाई शहर में मौजूद अपने बंगले में पुतिन के आराम फरमाने की चर्चाएं हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि पुतिन को काम में व्यस्त दिखाने के लिए पहले ही कुछ वीडियो शूट कर लिए गए थे, जिन्हें दुनिया के सामने समय समय पर पेश किया जाएगा। लोगों को लगे कि पुतिन लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठकों में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति के इस बंगले में 3 मंजिला स्पा के साथ पार्लर की सुविधा है, एक स्विमिंग पूल है, साथ ही झील के किनारे बने इस बंगले में मिनी कैसीनो के अलावा सिनेमा हॉल भी है। वल्दाई में मौजूद इस प्रॉपर्टी को पुतिन का सबसे खुफिया ठिकाना माना जाता है, जो कि रूस के उत्तरी हिस्से में जंगलों के बीच बना है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते रूस के नेशनल टीवी पर भाषण देने के बाद से पुतिन अपने इसी बंगले में है, जबकि उनके भाषण पर रूस के कई शहर जल उठे हैं। रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजने के फैसले का रूस के कई शहरों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। खबर है कि रूस के हजारों रिजर्व फौजियों ने पिछले 5 दिनों में रूस छोड़ने की भी कोशिश की, जिन्हें देश से बाहर जाने से रोक लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो रूस छोड़ने में कामयाब हो गए। ऐसे में कई सीमाओं पर भारी जैम के हालात बन गए। फ्लाइट की टिकट के लिए मारामारी मच गई। बताया गया कि रूस छोड़ने वाले ज्यादातर लोगों ने फिनलैंड, जॉर्जिया और मंगोलिया में शरण ली। इस बीच खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि चीन की आर्मी वहां तख्ता पलट करने जा रही है और वहां की सेना के सबसे सीनियर अधिकारियों में एक ली चाओमिंग को चीन का अगला राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। यानी चीन में भी पाकिस्तान की तरह सरकार गिराने की तैयारी है। कम से कम सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनसे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनसे ऐसा लगता है कि ताइवान से पहले चीन के अंदर ही जंग शुरू हो जाएगी और वो जंग होगी कुर्सी की। क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे शी जिनपिंग अपने घर में नजरबंद हैं। पहले कहा गया कि उज्बेकिस्तान से एससीओ समिट में शामिल होकर लौटे शी 3 दिन के लिए क्वारंटीन है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी शी जिनपिंग कहीं नहीं दिखे।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर खबर उड़ी कि वो अपने घर में कैद हैं। और अटकलें हैं कि ऐसा चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के इशारे पर हुआ है। हैरानी तो इस बात की है कि चीन ना तो इन खबरों की पुष्टि कर रहा है और ना ही खंडन, जिसकी वजह से जानकार कह रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है और चीन के सियासी गलियारे में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्योंकि हर छोटे बड़े मामले पर प्रतिक्रिया देने वाला चीन का विदेश मंत्रालय चुप है, वो भी तब जब चीन में तख्ता पलट की खबर 2 दिन से सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। और इन सबके बावजूद चीन का विदेश मंत्रालय मौन साधे बैठा है, या यूं कहें कि आंखों देखी मक्खी निगल रहा है। और उसकी यही चुप्पी शक पैदा कर रही है कि कहीं सच में शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली तो नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर चीन की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने 22 सितंबर को सेना का बीजिंग की ओर जाता हुआ 22 किलोमीटर लंबा काफिला देखा। एक और दावा यह भी किया गया कि चीन में 6000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई हैं, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि शी जिनपिंग किसी पार्टी नेता से न मिल पाए। यही नहीं, दावा किया गया कि शी जिनपिंग फोन पर भी अपने करीबियों से बात नहीं कर पा रहे हैं। खबरें उड़ी कि शी जिनपिंग को इस तरह टारगेट करने का मतलब केवल एक है, और वो है उन्हें कुर्सी से हटाना और उनकी जगह सेना के सीनियर अधिकारी ली चाओमिंग को कुर्सी पर बिठाना। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को चीन की नेवी के प्रमुख के पद से हटा दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में चीन के राष्ट्रपति के तौर पर जनरल ली चाओमिंग के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। वैसे अफवाह तो ये तक उड़ चुकी है कि चीन में पर्दे के पीछे से सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया है और जनरल ली चाओमिंग ने सत्ता संभाल ली। और 16 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि शी जिनपिंग चीन के अब राष्ट्रपति नहीं रहे। खबर है कि अपनी 3rd टर्म के लिए शी जिनपिंग कुछ भी करने पर उतारू हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी बात न मानने वाले सेना के कई अधिकारियों की हत्या तक करवा दी है, और इसी वजह से चीन की सेना बगावत पर उतर आई है और उज्बेकिस्तान से लौटते ही शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया गया। वैसे चीन के कई अखबार इन अफवाहों को गलत बता रहे हैं, लेकिन जानकार इससे इनकार नहीं कर रहे कि शी जिनपिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। इधर यूपी में अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही पुलिस को इसके खिलाफ अभियान चलाने और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया। पीएफआई की टेरर फंडिंग मामले में युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने करीब 1.5 करोड़ की ठगी अलग अलग लोगों के साथ करी। उधर अमेरिका ने पुतिन की फौज से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बेहद घातक और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसकी तैनाती के बाद पुतिन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि हाई मार्स के बाद इसे पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला दूसरा सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन के गुस्से से बचाने की ताकत रखता है और रूसी सेना के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है नासैम्स, यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो न सिर्फ फाइटर जेट और ड्रोन बल्कि पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट करेगा। इसीलिए अमेरिका से इस हथियार के मिलने पर ज़ेलेंस्की फूले नहीं समा रहे। Хто за 200 днів знищив більше 2000. माना जा रहा है यूक्रेन को अमेरिका से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब 7 महीने से जारी जंग में एक गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन की सेना 2 नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम मिलने पर ही बड़ी राहत महसूस कर रही है। जबकि अमेरिका ने अभी ऐसे 4 और सिस्टम भेजने का भरोसा दिया है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव को बचाएंगे और खार्किव में भी यूक्रेन की सेना का मोर्चा मजबूत करने में मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को करारा जवाब दे पाएगी। ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के लड़ाकू विमानों और बम बरसाने वाले विमानों के लिए यमराज साबित होगा, क्योंकि अमेरिका और नॉर्वे के बनाए गए नासैम सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ही दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना है। दावा है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी यही एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसीलिए अमेरिका के साथ ही ज़ेलेंस्की को भी यकीन है कि ये कीव में उनके हेडक्वार्टर को भी बचा लेगा और वो तमाम ठिकाने इसकी तैनाती से महफूज हो जाएंगे जो पुतिन की क्रूज मिसाइलों के निशाने पर है। मतलब यह कि बाइडेन ने अपने पिटारे से ज़ेलेंस्की को ऐसा हथियार दे दिया है जो यूक्रेन की सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को सटीक निशाना साधकर तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं
और इसकी एक मिसाइल करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। जबकि अब तक यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उनसे दागी गई मिसाइलें सिर्फ 5,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है। इधर गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में भारी बारिश के बाद सड़क पर अचानक कीचड़ हो गया, जिससे फिसलकर 3 गाड़ियां खाई में गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से हराकर टीम इंडिया ने आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी। इसके साथ ही भारत ने दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड पर 7 अंकों की बढ़त भी बना ली। उधर मुंबई के विलेपार्ले इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रात में अचानक कई झोपड़ियां भर-भरा कर गिर पड़ी, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में पहले एक झोपड़ी गिरती दिखी, जैसे ही वो नाले में समाई अगली ढहने लगी और फिर उसी से लगी तीसरी झोपड़ी भी सेकंडों के अंदर भरभरा कर गिर पड़ी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुल 7 घर बर्बाद हुए। हालांकि खतरे की आशंका के तहत करीब 30 घरों को पहले ही खाली करा लिया गया था। यही वजह रही कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि ये झोपड़ियां कई साल पुरानी थीं और कमजोर हो गई थीं, जिसके बाद वो अचानक भरभरा कर गिर गईं। इस बीच लंदन पहुंची पाकिस्तान की मंत्री को जबरदस्त बेइज्जती झेलनी पड़ी। वहां रहने वाले पाकिस्तान के लोगों ने मंत्री मरियम औरंगजेब को सड़क पर ही घेर लिया और उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे। असल में मरियम जब लंदन की एक कॉफी शॉप पहुंची तो कुछ पाकिस्तानी लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है और सरकार के मंत्री जनता के पैसों से महंगी महंगी कॉफी पी रहे हैं। एक शख्स तो बाकायदा लाउडस्पीकर पर मरियम को चोर बताने लगा, तो वहीं कुछ महिलाओं ने उनके बगैर हिजाब घूमने पर भी आपत्ति जताई। हालांकि मरियम इस नारेबाजी के बीच आराम से कॉफी पीती नजर आई, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने एक प्रदर्शनकारी महिला से बात की और उन्हें इस तरह से विरोध जताने से मना किया। इधर देश भर में नवरात्र की शुरुआत हो गई। 9 दिनों तक होने वाली देवी दुर्गा की पूजा शुरू होते ही दिल्ली और कोलकाता समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। नवरात्र के मौके पर जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी भवन तक के रास्ते को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बहुत ही सुंदर दरबार सजा है माता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मेलडी माता मंदिर में पूजा की। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्र प्रिंसिपल को गोली मारता नजर आया। आरोप है कि सबके सामने डांटने की वजह से छात्र ने ऐसा किया और सीधे प्रिंसिपल पर ही एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। वीडियो में पिस्तौल लेकर छात्र प्रिंसिपल के कमरे की तरफ जाता नजर आया। इसके बाद उसने प्रिंसिपल पर फायरिंग कर दी तो वो जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागते दिखे, लेकिन छात्र ने भी पीछा नहीं छोड़ा और बाहर आकर फिर उसने प्रिंसिपल को दबोच लिया। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब 12वीं में पढ़ने वाले आरोपी छात्र ने उनको गोली मार दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वो प्रिंसिपल को घायल कर चुका था। बताया गया कि सबके सामने डांट खाने का बदला लेने के लिए आरोपी छात्र ने प्रिंसिपल को निशाना बनाया। छात्र था 12वीं का, उसके मन में बात बैठ गई थी। इस वारदात में घायल प्रिंसिपल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खबर है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सोल के दौरे से पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी। ये बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से एक दिन पहले दागी गई थी, ऐसे वक्त पर जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का सैन्य अभ्यास शुरू होना था। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का दक्षिण कोरिया दौरा भी तय है, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। दक्षिण कोरिया का अमेरिका की सेना के साथ मिलकर 29 सितंबर तक युद्धाभ्यास होना है और इसीलिए परमाणु शक्ति से लैस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया पहुंच गया, जिसके बाद उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर करने की खबरें सामने आई। ऐसे में किम के इस कदम को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर किए जाने के बाद दक्षिण कोरिया भी एक्टिव मोड में आ गया और इस पर तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया और दावा किया कि किम ने प्योंगयांग के पास कम दूरी तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 600 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जो उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री तट में जाकर गिर गई। इधर शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ
ऑटो और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 954 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 57,145 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 312 अंक लुढ़ककर 17,016 पर बंद हुआ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएफआई के 19 सदस्यों की एनआईए हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ खिसकने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। उधर ईरान में प्रदर्शनों का चेहरा बनी हुई 20 साल की लड़की की मौत की खबर ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर दिया। दावा है कि वहां की पुलिस ने हदीस नजफी नाम की इस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। पहले से हिजाब के मुद्दे पर ईरान सुलग रहा था, लेकिन हदीस नजफी की मौत के बाद तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हदीस नजफी वही लड़की है जिसके कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। एक प्रदर्शन में शामिल होने से पहले बाल बांधते हुए उसका एक वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा गया था। इस वीडियो का सीधा मतलब ये था कि वो हिजाब जरूरी करने वाला नियम बिल्कुल नहीं मानेगी। साथ ही पुलिस को खुली चुनौती भी थी कि वो लड़की किसी से नहीं डरती। अपनी इसी बेबाकी के कारण हदीस नजफी वहाँ के युवाओं की आवाज तो बनी ही, हौसला देने वाली ताकत भी बनी, और यही बात ईरान की पुलिस और वहाँ की सरकार की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह बन गई। इसीलिए माना जा रहा है कि हदीस नजफी वहां की सरकार के निशाने पर थी। सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हदीस को 6 गोलियां मारे जाने की खबर आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहां के कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि सभी 6 गोलियां हदीस के चेहरे और गर्दन के पास मारी गई। बुरी तरह से घबराए हदीस के परिवार वालों ने उसे गुपचुप तरीके से दफन कर दिया और बाद में उसका वीडियो जारी किया गया। लेकिन हदीस की मौत की खबर के बाद से ईरान के कई शहरों में बवाल और भी बढ़ गया। आगजनी की खबरें सामने आने लगी। सरकारी इमारतों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखने लगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की फोटो वाले बोर्ड भी भीड़ के गुस्से का शिकार होने लगे। ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति की तस्वीर पर गुस्सा निकालते दिखे। वहां की पुलिस अब प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं चूक रही। हदीस अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसकी गोली लगने से मौत हुई। अब तक प्रदर्शनों की वजह से 41 लोगों की मौत होने की खबर है। इस बीच ईरान में हिजाब पर छिड़ी क्रांति में इलॉन मस्क की एंट्री हो गई। निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से ईरान में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई। ऐसा तब हुआ जब आंदोलनों की आग बुझाने के लिए ईरान में इंटरनेट बंद करने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन ईरान की सरकार के फैसले को पलटने का काम इलॉन मस्क अमेरिका में बैठे बैठे ही कर देंगे। इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो ईरान के घरेलू मामलों में दखल देंगे। आंदोलन की जिस आग को ईरान दबाने में लगा है उसे इलॉन मस्क भड़काने का काम करेंगे। ईरान को लगता है कि कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद करके हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ऐसा होने नहीं देंगे। उनकी कंपनी स्टारलिंक ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी भी ले ली है, जिसके बाद वो ईरान में इंटरनेट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा इंटरनेट जिसे ईरान की सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर पाएगी। ऐसा इंटरनेट जो ईरान के लोगों की ताकत बन पाएगा। ईरान के लोगों और वहां की महिलाओं की आवाज इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच पाएगी। क्योंकि ईरान में अब तक स्टारलिंक इंटरनेट शुरू किए जाने की खबर है। हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही एक महिला की मौत के बाद ईरान में आंदोलन और तेज हो गए थे, इसीलिए वहां के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि आंदोलन की आग को और फैलने से रोका जा सके। लेकिन महिलाओं पर हो रही ज्यादती के लिए ईरान की आलोचना पूरी दुनिया में होने लगी। हिजाब पहनना जरूरी करने वाले नियम पर वहां पहले से बवाल मचा हुआ था। लेकिन पुलिस की ज्यादती की खबरों के बाद ईरान की महिलाओं को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा। इसी के बाद अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट किया और डिजिटल क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईरान के लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी को लाइसेंस देने की घोषणा कर दी। बाद में पता चला कि मस्क ने भी स्टारलिंक का इंटरनेट ईरान में शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलने वाला इंटरनेट है, जिसके लिए न तो लंबी लंबी तारें बिछाने की जरूरत पड़ती है और न ही ऊंचे ऊंचे टावर खड़े करने की। ये एलन मस्क के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मस्क अपने इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को तेज इंटरनेट देना चाहते हैं। उनकी योजना है कि दुनिया के हर कोने में सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जा सके, जो अभी तक मुमकिन नहीं है। अभी धरती पर एक छोर से दूसरे छोर तक इंटरनेट का जाल तारों से जुड़ा है। समुद्र की गहराई तक में तारें बिछी हुई हैं, जिनके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इन तारों के जाल के बाद भी बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं। जहां टावर ना लगे हों वहां इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती है, और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां अब तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क का प्लान यह है कि धरती के पास लो ऑर्बिट सैटेलाइट का जाल बिछा दिया जाए। धरती के पास 42,000 सैटेलाइट का जाल बिछाने का प्लान इलॉन मस्क ने बनाया है, और वो पिछले कुछ सालों से लगातार इस प्रोजेक्ट से जुड़े सैटेलाइट भेज रहे हैं। अब तक करीब 2000 सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट धरती के किसी एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए काफी हैं।
अमेरिका समेत दुनिया के 14 मुल्कों में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट शुरू किया जा चुका है। वहां लोग एलॉन मस्क का हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन एलॉन मस्क के इंटरनेट ने दुनिया को हैरान तब किया जब उन्होंने जंग में झुलस रहे यूक्रेन तक इंटरनेट पहुंचा दिया। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में स्टारलिंक का इंटरनेट काम कर रहा है। पुतिन ने वहां का इंटरनेट पूरी तरह काट दिया था। वहां के लोगों की आवाज और यूक्रेन की सही तस्वीर दुनिया तक पहुंचनी मुश्किल थी। लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट ने यूक्रेन को नई ताकत दी। अब ईरान में भी मस्क की एंट्री एक नई पहल है। ईरान का आरोप है कि मस्क का इंटरनेट अमेरिका के लिए एक हथियार बन गया है, जिसे अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगा है। पहले यूक्रेन में छिड़ी जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इधर केंद्र सरकार ने कुछ और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने देश विरोधी और भ्रामक खबर दिखाने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया। लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ गई, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर दोपहर में सुनवाई होगी। लखनऊ के इटौंजा इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से उस पर सवार 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उधर मुंबई के पास ठाणे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूल बस पलटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 18 बच्चों को चोट आई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक स्कूल बस पीछे मुड़ते वक्त अचानक तेजी से पलट गई, जिसके बाद पास मौजूद लोग और नीचे खड़े स्कूली बच्चे दौड़कर पहुंचे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अंदर फंसे बच्चों की मदद कैसे करें। बाद में कुछ लोग दौड़ते हुए आए, जिनमें एक बस के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने इशारों से कुछ लोगों को एक तरफ बुलाया। फिर अपने हाथों के सहारे वो एक एक बच्चे को बाहर निकालकर नीचे खड़े लोगों की गोद में देने लगा। उसकी हिम्मत देख कुछ और लोग बस के ऊपर चढ़े और फिर एक एक कर सबको बाहर निकाल लिया गया। सबके बाहर निकलने के बाद वहां क्रेन बुलाई गई और उसकी मदद से आखिर में स्कूल बस को सीधा किया गया। इस घटना से बच्चों के माता पिता भड़क गए और वो हंगामा करने लगे। हालांकि बाद में समझा बुझाकर लोगों को किसी तरह शांत कराया गया। इस बीच जंग में यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजने की खबर पर रूस पाकिस्तान पर भड़क गया। उसने ये सीधी चेतावनी दे दी कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई हुई तो इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि कुछ रोज पहले यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया था कि यूक्रेन में नेटो देशों के अलावा पाकिस्तान ने भी हथियारों की सप्लाई की है। उसने यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों के वीडियो और कई तस्वीरें भी जारी की थी। इनमें पाकिस्तान में बने 122 mm के आर्टिलरी गोले नजर आए थे। अब इन्हीं दावों पर रूस ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रूस के राजदूत दिनिस अलीबफ ने कहा है कि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मतलब यह कि रूस पाकिस्तान से चिढ़ चुका है। रूस के राजदूत के इस बयान को पाकिस्तान के लिए सीधी सीधी चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि अगर हथियार भेजने के दावे में सच्चाई नहीं होती तो रूस के राजदूत कभी इस तरह का बयान नहीं देते। और बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के ब्रिटेन दौरे के समय किया गया था। दावा किया जा रहा है कि बाजवा के ब्रिटेन दौरे के कुछ रोज बाद ही पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में उतरते देखे गए थे। रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी विमान उतरे थे वो ब्रिटेन के नियंत्रण में है। मतलब ये कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सीधे न भेजकर रोमानिया के रास्ते रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कदम पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका को खुश करने के लिए उठाया है, जिससे पुतिन का भड़कना तय है। जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस से नजदीकी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे और उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों की परवाह न करते हुए रूस की यात्रा भी की थी। उस दौरान पाकिस्तान को रूस से सस्ते गेहूं और गैस के निर्यात पर भी सहमति बनी थी। हालांकि इमरान ने आरोप लगाया था कि उनके इसी दौरे से नाराज होकर अमेरिका ने साजिश रचकर उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर इमरान के जले पर नमक छिड़क दिया था। जो अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान बाइडेन से मिलना तो दूर फोन पर भी बात नहीं कर सके थे। लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की मदद की और उसने रूस से दुश्मनी मोल ले ली। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार से मिली सुरक्षा लौटा दी है
उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुरक्षा लेने से मना कर दिया। तो आज हम लोगों ने तीनों गनर वापस कर लिए और जब उन्हें जरूरत होगी या जब वो बुलवाएंगे तो हम उन गनर को भेज देंगे। खबर है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों से पूछताछ में साजिश का पता चला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मकान की दीवार गिरने से 5 बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वाशी टोल प्लाजा पर एक बेकाबू ट्रक कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारता दिखाई दिया। इस हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने वहां कोहराम मचा दिया। ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी और इसके बाद एक के बाद एक 8 गाड़ियों को रौंदता चला गया। इस घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई और थोड़ी ही देर में वहां लंबा जैम लग गया। बताया गया कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रक के क्लीनर को हिरासत में लिया, जबकि उसका ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर इजराइल कभी अपने दुश्मन रहे यूएई को एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम स्पाइडर है। अहम बात यह है कि इजराइल की यूएई को यह मदद तब मिलने जा रही है जब उसके पास पहले से मौजूद अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे दमदार डिफेंस सिस्टम उसकी हिफाजत करने में फेल हो चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल का स्पाइडर मोबाइल इंटरसेप्टर यूएई के दुश्मनों को धूल चटा देगा, क्योंकि वो ऐसा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक से बढ़कर एक विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को ढेर कर सकता है। यूएई बीते कुछ वक्त से यमन के शिया हूती विद्रोहियों के निशाने पर है। वो कई बार यूएई में ड्रोन अटैक कर चुके हैं और अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे सिस्टम यूएई को उनके हमलों से बचाने में नाकाम रहे हैं। अरब देशों से दशकों की दुश्मनी बाद 2 साल पहले ही इजराइल और यूएई के बीच कूटनीतिक रिश्ते शुरू हुए हैं। ऐसे में यूएई ने अपने नए नवेले दोस्त इजराइल की तरफ उम्मीद से देखा और इजराइल ने भी उसे निराश नहीं किया। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए हादसे में 7 पर्यटकों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों से भरी एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। यूपी के गाजीपुर में एक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी ने वहां के टॉयलेट की सफाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। उधर प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां फीस बढ़ने की वजह से पिछले करीब 1.5 महीने से छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जो हर गुजरते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते नजर आए। हमारा फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध है, जो सीधे 400% बढ़ा दी गई है, जिन्हें रोकने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गेट पर ताला जड़ दिया, लेकिन गुस्से से तमतमाए छात्रों ने उस ताले को भी तोड़ दिया। इसके बाद वो सब यूनिवर्सिटी के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। 1 रुपए बढ़ने नहीं देंगे फीस, क्योंकि हम लोग गरीब किसान परिवार से आते हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 1.5 महीने से यूनिवर्सिटी प्रशासन से फीस कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिसके विरोध में एक लड़के ने कुछ दिन पहले खुद को आग लगाने की कोशिश भी की थी और अब छात्राओं ने वहां हॉस्टल से कुलपति के ऑफिस तक पैदल मार्च निकालने का फैसला किया, जिसमें हाथों में तख्तियां लिए कई छात्राएं यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। उनका दावा था कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हॉस्टल की फीस में भी कई गुना की बढ़ोतरी कर दी गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी की कुलपति से कई बार वक्त मांगा गया, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अहंकारी निर्णय दिया है कि हम फीस बढ़ा देंगे, फीस को बिल्कुल कम नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्हें मजबूरन वहां धरना देते हुए नारेबाजी करने पड़ी। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक फीस कम करने का फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी सेना के डेप्यूटी चीफ को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह अब मारियोपोल में तबाही मचाने वाले जनरल को दी गई है, जिनका नाम है मिखाइल मिजिसव। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होते देख पुतिन ने मौजूदा सेना प्रमुख को हटाने का फैसला किया। इससे पहले दिमित्री बुल्गाकोव यूक्रेन की जंग से जुड़े सभी फैसले ले रहे थे, लेकिन आरोप है कि उनकी लापरवाही की वजह से वक्त रहते गोला बारूद यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी सजा पुतिन ने उन्हें इस तरह दी। और अब उनकी जगह मारियोपोल के कसाई के तौर पर मशहूर जनरल मिखाइल को यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
दावा किया जाता है कि मिखाइली वो शख्स हैं जिनके आदेश पर मारियोपोल के स्कूल में रूसी सेना ने हल्ला बोला था। वहीं मशहूर सिनेमा हॉल को बर्बाद करना भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अब यूक्रेन पर और भीषण हमले करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद मिखाइल मिजिसेव को सेना के आगे के ऑपरेशन की कमान सौंप दी है। इधर नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारायण राणे के जुहू वाले बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्तों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उसके 6 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि ये एक हादसा था, लेकिन बलोच विद्रोहियों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर उन्होंने मार गिराया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 मेजर समेत 6 सैनिकों की मौत हो गई, जिनके शवों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोही खुलकर पाकिस्तान की सेना से लोहा लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली और दावा किया कि पाकिस्तान के 6 सैनिक उनके अटैक में मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये बात नहीं मान रही। उसने इसे हादसा और हादसे की वजह खराब मौसम को बताया। लेकिन बलोच विद्रोहियों ने दावा किया कि जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस समय मौसम बिल्कुल ठीक था। मतलब ये कि बलोच विद्रोही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोल रही है और मामले पर लीपापोती की कोशिश में है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने हरनाई जिले के खोस्त शहर के पास एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने भी दावा किया कि बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया था। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और अगले दिन पता चला कि वो हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में क्रैश हो गया है। यानी बलोच विद्रोही लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं और उसके सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ये मानने के बजाय असलियत छुपाने में लगी हुई है। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर खड़े एक युवक को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जो इतनी जोरदार थी कि वो उछलकर दूर जा गिरा। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते दिखे। चौराहे के पास बीच में बैठा युवक उतर गया, लेकिन जैसे ही वो सड़क के किनारे पहुंचा, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर सड़क के किनारे जा गिरा। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग युवक की तरफ भागे और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस वीडियो के आधार पर घर वालों ने साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया। रंजिश के कारण ये एक्सीडेंट किया। परिवार के मुताबिक आरोपियों ने पहले युवक की लोकेशन का पता लगाया और फिर वहां पहुंचकर गाड़ी से उसे कुचल दिया। वहीं परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को अफ्रीकी देश युगांडा का साथ मिल गया, जिसके बाद अफ्रीकी देशों के पुतिन के समर्थन में उतरने की खबरों ने तेजी पकड़ ली। क्योंकि युगांडा ने रूस का खुला समर्थन करते हुए पूरी दुनिया को धमकी दे दी। युगांडा के सैन्य कमांडर ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि रूस के खिलाफ हमले को अफ्रीका पर हमला माना जाएगा। उनके इस बयान ने युगांडा की रूस से बढ़ती नजदीकी को बयां कर दिया। साथ ही रूस के समर्थन में उतरे युगांडा ने साफ कर दिया कि रूस को किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है। युगांडा के मुताबिक पुतिन ने कोई गलती नहीं की है और इसीलिए युगांडा की तरफ से रूस को निडर रहने की नसीहत दी गई। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद से अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद जुलाई में जब रूस के विदेश मंत्री युगांडा समेत दूसरे अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने उन देशों को यह भरोसा दिया था कि पश्चिमी देशों की रोक की परवाह किए बिना रूस की तरफ से उन तक खाने पीने का सामान, खाद और बिजली पहुंचाई जाएगी। जिसके बाद युगांडा ने भी ये साफ कर दिया कि वो 100 सालों से उसका साथ निभा रहे रूस को नहीं भूल सकता। युगांडा की तरफ से बयान तब सामने आया जब रूस ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वो अफ्रीकी देशों पर रूस के खिलाफ कदम उठाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में युगांडा के सैन्य कमांडर ने अपना रुख साफ कर दिया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि युगांडा रूस के साथ खड़ा है। युगांडा ने पुतिन को सही करार देते हुए कहा कि जब रूस ने कोई गलती नहीं की तो वो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। इधर सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया। असल में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर इस मामले को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी।
महाराष्ट्र के अमरावती में शिंदे गुट के विधायक के काफिले पर हमले के आरोप में पुलिस ने उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि विधायक संतोष बांगर के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। यूपी के इटावा में एक थाने के अंदर कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। इस बीच खबर है कि बम्बिहा गैंग से जान की धमकी मिलने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे वफादार गोल्डी बराड़ ने डर के मारे अपना ठिकाना बदल लिया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो कनाडा से भागकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिप गया है, क्योंकि उसे ये डर सताने लगा था कि कनाडा में उसकी किसी भी वक्त हत्या की जा सकती है। गोल्डी को इस बात की भी भनक लग चुकी थी कि विरोधी गैंग के गुर्गे, खासकर बम्बिहा गैंग के शूटर उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। कुछ रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ के खात्मे का ऐलान किया था। ये भी दावा किया गया था कि गोल्डी बराड़ को निपटाने के लिए बम्बिहा गैंग अपने गुर्गों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया का सहारा लिया था और एक पोस्ट के जरिए बदमाशों की भर्ती शुरू करने की बात तक कही थी। यही नहीं, गुर्गों की भर्ती करने के लिए बम्बिहा गैंग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। मतलब ये कि लॉरेंस गैंग से मुकाबले के लिए, या यूं कहें कि मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसके शूटर गोल्डी बराड़ की हत्या करने के लिए कनाडा तक पहुंच चुके थे और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही गोल्डी बराड़ कनाडा से भाग खड़ा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर सामने आई कि वो अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में छिपकर बैठा है और वो वहीं से अपने गैंग और शूटरों के संपर्क में है। हालांकि उसके खिलाफ दुनिया भर में होने वाले अपराध और अपराधियों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन इससे बचने के लिए भी उसने एक नया पैंतरा अपनाया है। खबर है कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में राजनीतिक शरण हासिल करने की कोशिश में जुटा है, ताकि वो पकड़े जाने के बाद भी भारत न ला जा सके। इसके लिए वो कानून के जानकारों की मदद भी ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी दावा है कि गोल्डी बराड़ हर वो पैंतरा अपनाने में जुटा है जिससे वो किसी भी कीमत पर भारत ना आ सके। और दावा किया जा रहा है कि भारत आने से बचने के लिए वो अमेरिका में छोटा मोटा अपराध भी कर सकता है। ऐसे में जब तक उस अपराध की सुनवाई वहां पूरी नहीं होती, तब तक पकड़े जाने के बाद भी गोल्डी बराड़ भारत आने से बचा रह सकता है। ये पैंतरा इससे पहले भी कई अपराधी, गैंगस्टर और आतंकी दूसरे देशों में अपनाते रहे हैं और अब वही पैंतरा गोल्डी बराड़ भी आजमाने में जुटा है। हालांकि मूसेवाला हत्याकांड का एक आरोपी सचिन बिश्नोई अजरबैजान से गिरफ्तार हो चुका है और उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है, जबकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के भी कनाडा से ब्राजील भागने की खबर है। और आरोप है कि ये दोनों मूसेवाला की हत्या से पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते अजरबैजान भागे थे। इसके बाद लॉरेंस का भाई अनमोल अजरबैजान से कनाडा चला गया था, जबकि सचिन बिश्नोई वहां से अमेरिका भागने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही वो फेक पासपोर्ट केस में गिरफ्तार हो गया। पंजाब पुलिस की जांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ सचिन बिश्नोई और अनमोल भी मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल थे। दावा है कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अंजाम दिया गया था। गोल्डी बराड़ ने पैसे, हथियार और शूटरों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सचिन बिश्नोई को दी थी। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद बम्बिहा गैंग समेत कई दूसरे गैंग ने लॉरेंस गैंग से बदला लेने का ऐलान किया था। गोल्डी बराड़ को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इसी वजह से वो डर के मारे कनाडा से भागकर अमेरिका चला गया। उधर खबर है कि नीरज बवानिया गैंग का सफाया करने के लिए राजेश बवानिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी बड़ी गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। और इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने राजेश बवानिया गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बवाना के रहने वाले अभिषेक, हिमांशु, नितिन और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अभिलाष के तौर पर हुई। आरोप है कि ये बदमाश राजस्थान और हरियाणा में डकैती की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उनमें एक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में एक दुकान के अंदर एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ लोग काम करते दिखे। तभी वहां 2 बदमाश पहुंचे, जिन्होंने किसी के कुछ समझने से पहले ही लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वो वहां लूटपाट करने लगे। बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोका तो वो हाथापाई करने लगे और उनसे पैसे छीनकर फरार हो गए। और इस घटना के कुछ रोज बाद यानी 20 सितंबर को पुलिस ने दिल्ली के आजादपुर इलाके से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चारों बदमाशों ने बताया कि वो राजेश बवानिया गैंग के गुर्गे हैं और दिल्ली के वजीरपुर इलाके में रहने वाले आबिद नाम के शख्स को मारने जा रहे थे। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही ये चारों दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से 4 पिस्तौल, 20 गोलियां, एक कार और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कान तब खड़े हो गए जब इन बदमाशों ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि राजेश बवानिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है, ताकि वो अपने विरोधी गुट नीरज बवानिया गैंग का सफाया कर सके। दिल्ली पुलिस का दावा है कि राजेश बवानिया गैंग के इन गुर्गों की प्लानिंग बवाना के रहने वाले रोहित और मोंटी सहरावत को भी मारने की थी, जो नीरज बवानिया गैंग के गुर्गे हैं और हाल ही में दोनों जेल से बाहर आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि नीरज बवानिया गैंग से हाथ मिलाने के बाद
गोल्डी बराड़ ने दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ फोन के जरिए गैंग में 18 से 19 साल के लड़कों की भर्ती कर रहा है, जिससे दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खूनी गैंगवार छिड़ सकती है। यही नहीं, दिल्ली के अलावा पंजाब में भी गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि बम्बिहा गैंग खुलेआम लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ को ठिकाने लगाने का ऐलान कर चुका है। और माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की इस धमकी ने लॉरेंस गैंग की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बम्बिहा गैंग ये तक कह चुका है कि गोल्डी बराड़ की हत्या करने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करेगा और ऐसा करके वो लॉरेंस गैंग को ये बताएगा कि उसके बदले की शुरुआत हो चुकी है। और उसका दावा है कि 19 सितंबर को राजस्थान के नागौर में लॉरेंस के करीबी संदीप बिश्नोई की हत्या भी उसके गुर्गों ने ही की थी। संदीप को सरेआम नागौर कोर्ट के बाहर कुछ बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। खबर तो ये भी आई थी कि बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की जेल में ही हत्या करवा सकता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बम्बिहा गैंग को जवाब देने के लिए लॉरेंस गैंग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की कमर तोड़ने के लिए लॉरेंस गैंग ने नीरज बवानिया गैंग से हाथ मिलाया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर पंजाब तक गैंग वॉर छिड़ सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक जर्जर पुल को तोड़ते वक्त बड़ा हादसा हो गया और खुदाई करने वाली मशीन समेत ड्राइवर पानी में गिर गया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि जर्जर पुल के एक हिस्से पर ड्राइवर ने धीरे धीरे चोट की, जिससे वो कमजोर होकर नहर में गिर गया। पहले हिस्से के गिरते ही चंद पलों बाद दूसरा हिस्सा भी पानी में भर कर गिर गया, लेकिन इसके बाद जैसे ही उसने पीछे हटने की सोची, उससे पहले ही वो खुद भी खुदाई करने वाली मशीन समेत नहर में गिर गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पंजाब के मोहाली में कई इलाकों में लगातार भारी बारिश आफत का सबब बन गई। किसानों की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद सुरनकोट इलाके में पानी हो गया है पूरा इलाका। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान की खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 आतंकी ढेर, AK-47 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। सूचना पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। गुरदासपुर भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा चक्री पोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। BSF के जवानों ने की फायरिंग और दागे रोशनी वाले गोले। PFI की टेरर फंडिंग के मामले में एक्शन जारी। युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को STF ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक साहित्य बरामद। PFI के बड़े प्लान का पर्दाफाश। PFI के रडार पर RSS और BJP के कई बड़े नेता थे। पिछले हफ्ते देश भर में 15 राज्यों में PFI से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केरल के कन्नूर में PFI संगठन के ठिकानों पर पुलिस के छापे। कई लोगों से की पूछताछ। संदिग्ध दस्तावेज किए गए जब्त। केरल के कोषिकोड में हिजाब को लेकर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सख्ती बरती। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। 200 करोड़ की महाठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी। ईडी ने चार्जशीट में बनाया है आरोपी। जान के खतरे की वजह से गोल्डी बराड़ ने छोड़ा कनाडा। अब कैलिफोर्निया में ली शरण। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हैं छात्र। ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर तालाबंदी की। गेट नंबर 1 के सामने पोस्टर लेकर धरने पर भी बैठ गए। बिहार के मोतिहारी में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश में फायरिंग। 2 लोगों के पैर में लगी गोली। CCTV में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में लड़के की पिटाई। बिजली के खंभे में हाथ बांधकर पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। पैसे के लेन देन के मामले में एक कारीगर की हत्या। एक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के औरैया में टीचर की पिटाई से छात्र की मौत। टेस्ट में एक शब्द गलत लिखने पर डंडे लात घूंसों से पीटा। पीड़ित के इसी दौरान मौत हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल पर कसा शिकंजा। डकैती और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई।
ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की निर्माण सामग्री जब्त की गई। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 10 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 7 गोवंश गोकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रसिद्ध शिव मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 2 चोर मंदिर में चोरी करते हुए नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से उतरते वक्त यात्री गिरा। आरपीएफ के जवान ने दौड़कर बचाई यात्री की जान। दिल्ली के आजादपुर में भी 42वीं मंजिल बनने वाले टावर का शुरुआत में ही विरोध शुरू हो गया। ट्विन टावर की तरह ही मानकों को ताक पर रखकर निर्माण शुरू करने का आरोप। अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस। पार्टी के कई नेताओं ने किया विरोध। राजस्थान में विधायकों की अलग बैठक से नाराज अजय माकन। जयपुर में अजय माकन ने अशोक गहलोत से मिलने से मना कर दिया। अशोक गहलोत एक होटल में अजय माकन से मिलने पहुंचे थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पर्यवेक्षकों को 2 टूक। कांग्रेस के वफादार के लिए कुर्सी छोड़ूंगा, गद्दार के लिए नहीं। राजस्थान कांग्रेस की जंग से बेफिक्र राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। कांग्रेस छोड़ने के महीने भर बाद गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से बनाई गई पार्टी। कहा नवरात्र के पहले दिन नई पार्टी की घोषणा। गुजरात में किसानों के ऋण स्वीकार सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मेलडी माता मंदिर में किया दर्शन पूजन। केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष प्रभारी सम्मेलन को किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित। कहा कि अगर साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद ना होता। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के खिलाफ लंदन में नारेबाजी। कॉफी शॉप के बाहर लंदन के प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेरा उनको। मरियम के विदेश दौरे पर उतारा गुस्सा। चक्रवाती तूफान नोरू उत्तरी फिलीपींस में समुद्री तट से टकराया, जिसकी वजह से उत्तरी फिलीपींस में बाढ़ और बिजली की समस्या पैदा हुई। लखनऊ के एंटोजा के पास भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत, 37 घायल। ट्रक से टक्कर के बाद तालाब में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। कई लोगों को बचाया गया। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। अस्पताल पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जाना। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, न्यूज 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक जर्जर पुल को तोड़ते वक्त बड़ा हादसा हो गया और खुदाई करने वाली मशीन समेत ड्राइवर पानी में गिर गया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि जर्जर पुल के एक हिस्से पर ड्राइवर ने धीरे धीरे चोट की, जिससे वो कमजोर होकर नहर में गिर गया। पहले हिस्से के गिरते ही चंद पलों बाद दूसरा हिस्सा भी पानी में भरभरा कर गिर गया, लेकिन इसके बाद जैसे ही उसने पीछे हटने की सोची, उससे पहले ही वो खुद भी खुदाई करने वाली मशीन समेत नहर में गिर गया। ड्राइवर के नहर में गिरते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन गनीमत यह रही कि वो किसी तरह तैर कर किनारे आ गया। बल्ले कट गए। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर पेच फंस गया, क्योंकि गहलोत ने बोल दिया कि राज्य में विवाद खत्म होने पर ही वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और अपना पद किसी गद्दार के लिए नहीं छोड़ेंगे। यानी गहलोत इशारों में सचिन पायलट को गद्दार बोल रहे थे। आखिर क्या है राजस्थान कांग्रेस में चल रही इस खींचतान की कहानी, आपको बताते हैं। क्यों है राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा? ये बात करीब तय मानी जा रही थी कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हाईकमान, क्योंकि हाईकमान ऐसा ही चाहता था, लेकिन न गहलोत को और न उनके समर्थक विधायकों को यह बात मंजूर थी, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छिपी कि गहलोत और पायलट की नहीं पड़ती, और इसी वजह से राजस्थान कांग्रेस में यह नया झगड़ा शुरू हुआ। कैसे बढ़ गया यह झगड़ा? अब गहलोत के समर्थक विधायकों को पायलट अपने नेता के तौर पर कबूल नहीं, इसलिए गहलोत कैंप के 76 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद गहलोत ने भी बोल दिया कि वो कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब राजस्थान में विवाद खत्म होगा। मतलब गहलोत ने विरोध की आग बुझाई नहीं, बल्कि उसमें घी डाल दिया। कौन है इस खींचतान का जिम्मेदार?
वैसे खबर है कि गहलोत चाहते थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान का सीएम पद दोनों संभाले, लेकिन एक शख्स एक पद वाले फॉर्मूले पर यह बात फिट नहीं बैठती। इसलिए गहलोत ने अपने 3 करीबियों गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल का नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन आला कमान पायलट का नाम सोच चुका था, जो गहलोत को कतई मंजूर नहीं था। कब शुरू हुआ यह झगड़ा? पायलट और गहलोत का झगड़ा तब सबके सामने आया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी 2018 में। पायलट को गहलोत ने आला कमान के दबाव में डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन वैसी पावर और इज्जत नहीं दी जिसकी वजह से पायलट ने 2020 में बगावत कर दी थी और गहलोत सरकार गिरते गिरते बची थी। तभी से यह बात जग जाहिर हो गई थी कि पायलट और गहलोत एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या है इस बार की कलह की असली वजह? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गहलोत है, क्योंकि माना जा रहा है कि गहलोत राजस्थान में किसी और को सीएम का पद सौंपना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए जरूरी है कि फिलहाल किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी न मिले जो पार्टी में फूट की वजह रहा। कहां सुलझेगा राजस्थान का विवाद? ये विवाद अगर कोई सुलझा सकता है तो वो है आला कमान। हाई कमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा भी था, लेकिन गहलोत माकन से मिले तक नहीं। पता चला कि उनकी रिपोर्ट में गहलोत के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, जिसके आधार पर गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से ही बाहर कर दिया गया। इधर राजस्थान कांग्रेस में सियासी संग्राम चरम पर पहुंच गया। खबर है कि सोनिया गांधी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर उन नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं जिनकी वजह से जयपुर में एक दिन पहले विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी थी। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने राजस्थान में पार्टी के सियासी संकट के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हैंडल करने में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान मुद्दे के बहाने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ था, अब राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हो गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी दौरे पर अमेरिका को आड़े हाथ लिया और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते पर उसे खूब खरी खरी सुनाई। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पैकेज देने का ऐलान किया था। भारत को इस डील पर सख्त ऐतराज है और वो इस बारे में अमेरिका से नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। लेकिन जब अमेरिका नहीं माना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उसे आईना दिखा दिया। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हुए एक कार्यक्रम में दो टूक कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद से आतंकवाद से दो हाथ करने का दावा करके किसी को बेवकूफ न बनाए। Everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying. असल में F-16 चौथी पीढ़ी का एक बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान है और कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 3,600 करोड़ रुपए की पैकेज डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट के पुराने होते F-16 के बेड़े को मेंटेन और अपग्रेड किया जाएगा। जिसके पीछे अमेरिका ने यह दलील दी कि उसके पाकिस्तान को दिए F-16 लड़ाकू विमान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए हैं। ऐसे में उन्हें कल पुर्जे और सर्विस मुहैया कराकर आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन एस जयशंकर ने डंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तान उन F-16 विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, जिसका सबूत 3.5 साल पहले पूरी दुनिया देख भी चुकी है। 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान बौखला गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि भारतीय वायुसेना के विमान उसकी सीमा में घुसकर बमबारी कर गए और वो हाथ मसलता रह गया। लेकिन वो मुहावरा है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान भी अपनी हार को पचा नहीं पाया। उसने अमेरिका से मिले F-16 जेट जम्मू कश्मीर की तरफ उड़ा दिए, लेकिन आसमान में लड़ी गई लड़ाई में भारत ने उन्हें खदेड़ डाला और विंग कमांडर अभिनंदन ने तो अपने MiG-21 से एक F-16 का शिकार ही कर दिया। इसलिए भारत सरकार अमेरिका की पाकिस्तान के लिए F-16 पैकेज डील का विरोध कर चुकी है। बल्कि विदेश मंत्री ने तो अमेरिका को उसके पाकिस्तान से रिश्ते को घाटे का सौदा बताकर चेताया भी और बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती अमेरिका के किसी काम की नहीं, बल्कि उससे अमेरिका का नुकसान ही हो रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि यह ऐसा रिश्ता है जिससे न तो पाकिस्तान को कुछ मिला और न ही अमेरिका का फायदा हुआ। अमेरिका को सोचना चाहिए कि इस रिश्ते का मतलब क्या है और उसे इससे मिलता क्या है। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य मदद रोक दी थी। उसके बाद से ही अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास पड़ी थी। लेकिन 4 साल बाद बाइडेन प्रशासन की हां ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पहली डील करा दी। उधर यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका को टेंशन दिए बैठे तुर्की ने एक बार फिर उसे धमकी दे डाली। तुर्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपना
चौथी पीढ़ी का F-16 फाइटर जेट उसे नहीं बेचा तो वो रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद लेगा। मतलब नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की उसके दुश्मन रूस से ही विमान की डील कर लेगा। ऐसे में कल को अगर नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ी तो तुर्की का रूस से खरीदा विमान नेटो और अमेरिका के लिए गले की फांस बन सकता है। तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अमेरिका से तुर्की की लाख मिन्नतों के बावजूद F-16 पर बात कुछ बन नहीं पा रही। इसलिए तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्रीज डायरेक्टरेट के प्रमुख ने भी कह दिया कि तुर्की अमेरिका के F-16 के भरोसे नहीं बैठा है। दुनिया में फाइटर जेट बनाने वालों की कमी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर F-16 डील नहीं हुई तो तुर्की के पास विकल्पों की कमी नहीं है। तब सभी विकल्प जिनमें रूस का Su-35 भी शामिल है उन पर चर्चा होगी। यही वजह है कि अमेरिका के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अमेरिका तुर्की को F-16 बेचने पर राजी नहीं है और अगर उसने तुर्की को जेट नहीं बेचा तो तुर्की रूस से Su-35 लड़ाकू विमान खरीद लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भले ही अमेरिका के चौथी पीढ़ी के F-16 का दम पूरी दुनिया भरती हो, लेकिन रूस का Su-35 भी लंबी रेस का घोड़ा है। सुपरसोनिक Su-35 जेट को रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है, जो कि एक मल्टी रोल अटैक जेट है और 8000 किलो के हथियार ले जा सकता है, वो भी अलग अलग तरह के, जैसे रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाली मिसाइलें भी। Su-35 हवा में मौजूद टारगेट, समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों और जमीन पर तैनात निशानों को भी ढेर कर सकता है। अब अगर तुर्की रूस का ही जेट खरीद ले तो रूस के खिलाफ जंग उसी की जेट से कैसे लड़ी जाएगी? मगर दिक्कत यह है कि अमेरिका को तुर्की पर विश्वास नहीं। तुर्की के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अमेरिकी संसद में माहौल उसके खिलाफ है, क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर प्रतिबंध भी लगा चुका है और अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तुर्की को निकाल भी चुका है। इतना ही नहीं, जुलाई में अमेरिकी संसद के निचले सदन ने एक बिल को भी मंजूरी दे दी थी, जिसने तुर्की के F-16 पाने की राह में और रोड़े अटका दिए थे। इस बिल के तहत अब F-16 तुर्की को तभी बेचा जा सकता है जब जो बाइडेन प्रशासन ये कहे कि ऐसा करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। यही वजह है कि तुर्की को F-16 की बिक्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति पिछले हफ्ते जब यूएन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे तो उन्होंने इसी सिलसिले में अमेरिका के 2 सांसदों से बातचीत भी की थी। इस बीच शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जापान रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के नासिक में हाल ही में बनकर तैयार हुए स्वामीनारायण मंदिर से सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। 3 दिन पहले ही इस मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उधर खबर है कि इजरायल के हथियार देने से इनकार करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया उन्होंने रूस को ईरान से मिले घातक ड्रोन के हमले से बचने के लिए इजरायल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, क्योंकि खार्किव में मुंह की खाने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ईरान से खरीदे गए खतरनाक ड्रोन की मदद से वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ये वो इलाका है जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ने का दावा किया था और अब इस इलाके में पुतिन का गुस्सा ड्रोन बम बनकर यूक्रेन की सेना पर फूट रहा है। असल में इस इलाके में यूक्रेन की सेना को मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमार्स जैसे आधुनिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का बड़ा रोल है, जिनकी मदद से उसके सैनिक रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिससे भड़के पुतिन ने ईरान से मिले ड्रोन से हाइमार्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ईरान के ये ड्रोन जेलेंस्की के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए, जिनसे निपटने के लिए उन्होंने इजरायल से मदद की गुहार लगाई, जिसे एंटी ड्रोन तकनीक के बाजार में दुनिया का बादशाह माना जाता है। और जेलेंस्की को लगा कि इजरायल का एंटी ड्रोन सिस्टम एक बार फिर बाजी पलट सकता है। उन्हें पूरा भरोसा था कि इजरायल मदद से इनकार नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि ईरान और इजरायल आपस में बड़े दुश्मन हैं और कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन जेलेंस्की ये भूल गए कि ईरान का दुश्मन होने के बावजूद इजरायल रूस को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि सीरिया में उसे रूस की मदद की दरकार है। कहा जा रहा है कि इजरायल रूस से सीधे उलझने का रिस्क नहीं उठाना चाहता, इसीलिए उसने ईरान के ड्रोन से निपटने के लिए जेलेंस्की को अपना ताकतवर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने से साफ इनकार कर दिया। खबर है कि उसकी इस ना से जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा और वो उस पर बुरी तरह भड़क गए। इधर रूस के इज़्विस्क शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहां एक बदमाश ने स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग की और इज़्विस्क शहर के स्कूल के गेट पर तैनात गार्ड को गोली मारते हुए अंदर घुसता चला गया। गोलियों की आवाज सुनकर स्कूल में भगदड़ मच गई।
स्कूल के हॉल से गुजरते हुए ये बदमाश अलग अलग क्लासरूम में पहुंचा और वहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले में 10 से ज्यादा छात्र और शिक्षक जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां कई एम्बुलेंस पहुंच गई। बाद में बदमाश ने एक क्लासरूम में जाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शर्ट पर स्वास्तिक बना दिखा, जो कि नाजियों की निशानी माना जाता है। ये बदमाश अमेरिका के कोलोराडो में साल 1999 में एक स्कूल में हुई घटना से प्रेरित बताया गया। तब 2 बदमाशों ने अमेरिका के उस हाई स्कूल में फायरिंग की थी, जिसमें कुल 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों बदमाशों ने खुदकुशी कर ली थी। इस बीच चीन की धमकी के बावजूद भारत का PHI विमान हिंद महासागर के छोटे से देश सेशेल्स पहुंचा। भारत का यह विमान सेशेल्स सरकार की गुजारिश पर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा और चीन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर नजर रखेगी। PHI विमान भारत का जासूसी विमान है और इसे सबमरीन हंटर भी कहते हैं। यानी सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत का ऐसा विमान गश्त लगाएगा जो चीन की पनडुब्बियों की हर चाल पर नजर रखेगा। चीन ने इसी डर से सेशेल्स को धमकाया भी था और उससे कहा था कि वो भारत की मदद ना ले, लेकिन हिंद महासागर का ये छोटा सा देश नहीं डरा और भारत के PHI विमान को चीन पर नजर रखने के लिए बुला लिया। वैसे भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही वजह रही कि उसने बिना किसी हिचक के चीन से अपनी रक्षा के लिए भारत की मदद ली और भारत के PHI विमान को चीन पर नजर रखने के लिए बुला लिया। वैसे भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही वजह रही कि उसने बिना किसी हिचक के चीन से अपनी रक्षा के लिए भारत की मदद ली, जिसके बाद भारत का सबमरीन हंटर कहा जाने वाला PHI विमान सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तैनात कर दिया गया। यह विमान समंदर में लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग कर सकता है और पूरे हिंद महासागर पर बारीक नजर रख सकता है। समंदर में इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है और इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा यह खुफिया और किसी भी तरह के जोखिम से निपटने में सक्षम है, क्योंकि इसमें खतरनाक हार्पून मिसाइलें लोड होती हैं। यही नहीं, इसका रडार सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि दूर से ही दुश्मन के युद्धपोत और पनडुब्बियां पहचान सकता है और उन पर हमला कर सकता है। उधर फिलीपींस में आए तूफान नोरू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। वहां इस तूफान की वजह से जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। राजधानी मनीला के कई इलाकों में तो घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसने लोगों के घरों में भी कब्जा जमा लिया। हालात ऐसे हो गए कि जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर में थे, उनके सामने घर छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। तो वहीं जो ऊपर की मंजिलों में रहते थे, वो घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक वहां इस तूफान की वजह से ऐसी तबाही मची कि सरकार के भी हाथ पैर फूल गए। कुछ जगहों पर तो इसकी वजह से जमीन का हिस्सा भी खिसक गया, जिसके बाद कई हाईवे बंद करने पड़े। वहां जमीन खिसकने के बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसके बाद लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। इधर गुजरात में मनीष सिसोदिया के सामने पीएम मोदी के नारे लगे। गुजरात के बनासकांठा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। केरल दौरे के दूसरे दिन तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कोलकाता में बीच सड़क पर एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस वक्त बस में कोई बच्चा नहीं था। बताया गया कि ड्राइवर और उसका सहयोगी आग लगते ही बस से उतर चुके थे। उधर खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी मदद लाने में नाकाम रहने पर अपने वित्त मंत्री की छुट्टी कर दी। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की सलाह पर यह फैसला लिया। और खबर है कि इस फैसले पर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच हुई लंबी बैठक के बाद मोहर लगी। इस बैठक में वित्त मंत्री पद से हटाए गए मिफ्ता इस्माइल और उनकी जगह वित्त मंत्री बनाए गए इसहाक डार भी मौजूद थे और बैठक के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को सौंप दिया। हालांकि मिफ्ता इस्माइल को हटाए जाने की अटकलों ने तभी जोर पकड़ लिया था जब पिछले दिनों नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें मरियम अपने चाचा से वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल की शिकायत करती सुनाई दी थी। जबकि इस दौरान उन्होंने इसहाक डार की तारीफ भी की थी, जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं। असल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग तय समय से 1 साल पहले, मतलब इसी साल अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी में है। और खबर है कि नवाज शरीफ भी अपनी पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए प्रचार करने के लिए पाकिस्तान लौट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है, उससे लोग सत्ताधारी पार्टी PMLN पर भड़के हुए हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल को पद से हटाकर पार्टी विदेशों से आर्थिक पैकेज नहीं मिलने का सारा ठीकरा उन पर फोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि एक ओर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गोते खा रहा है, दूसरी ओर देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास न तो कर्ज चुकाने के पैसे हैं, न ही दूसरे देशों से सामान आयात करने की, और रही सही कसर पिछले दिनों आसमान से बरसी आफत ने पूरी कर दी, जिसने कर्ज में दबे पाकिस्तान में ऐसा तांडव किया कि लाखों लोग बेघर हो गए। और पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसके जिगरी दोस्तों ने भी आर्थिक मदद देने से किनारा कर लिया है। उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देने से कन्नी काट ली, जिसके लिए वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के काम करने के तरीके को जिम्मेदार ठहराया गया और उनकी छुट्टी कर दी गई। क्योंकि खबर है कि IMF भी पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने में आनाकानी कर रहा है। मतलब ये कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी पाकिस्तान की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ महीनों में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सिर्फ वित्त मंत्री बदलने भर से फिलहाल PMLN या पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद धुएं का गुबार चारों तरफ दिखाई दिया। आग के तांडव का वीडियो भी सामने आया। आग इतनी भयंकर थी कि उसके धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। बाजार में लगी आग के बाद लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि आग को बुझाने के लिए 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों को लगाया गया, जबकि खतरे को देखते हुए बाजार के पास के कई इलाकों को एहतियातन खाली करा लिया गया। इस बीच जर्मनी को गैस के सबसे बड़े संकट का हल मिल गया। UAE के साथ जर्मनी ने गैस की एक ऐसी डील की है जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी दूर करने वाली है। पिछले 7 महीने से जर्मनी को रूस की गैस के विकल्प की तलाश थी और उसकी वो तलाश अब जाकर खत्म हुई है। जर्मनी के चांसलर के UAE पहुंचने के बाद ये डील फाइनल हो पाई। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से पूरे यूरोप के लिए गैस का संकट एक बड़ी मुश्किल बना हुआ था। यूं तो पूरे यूरोप के लिए गैस बीते 7 महीनों में सबसे बड़ी कमजोरी बनी रही, लेकिन जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब रही। जर्मनी की पूरी तैयारी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई के हिसाब से थी। ये पाइपलाइन पूरी तरह बनकर तैयार थी, लेकिन जंग छिड़ने की वजह से कभी गैस की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। ऊपर से रूस से होने वाली गैस की सप्लाई पहले आधी हुई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। यूरोप में जर्मनी उन देशों में है जहां गैस की खपत सबसे ज्यादा है, यानी जिसकी जरूरत ज्यादा होगी, किल्लत के वक्त बेहाल भी सबसे ज्यादा वही होगा। जर्मनी के चांसलर का UAE का दौरा उनकी गैस की डील की वजह से बेहद अहम माना जा रहा था। पता चला है कि UAE को रूस की गैस का विकल्प बनने में कोई परेशानी नहीं है और दावा यह है कि UAE ने यूरोप तक गैस की सप्लाई शुरू भी कर दी है। दोनों देशों के बीच हुई एनर्जी डील अगले कई सालों के लिए समझौते के मुताबिक जर्मनी को गैस के अलावा डीजल की भी सप्लाई की जाएगी। 2023 तक जर्मनी को हर महीने 2.5 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी। हालांकि दावा यह है कि UAE के लिए सबसे बड़ी दिक्कत समुद्री रूट तय करने की बनी हुई थी। माना जा रहा है कि जनवरी से जहाजों के जरिए जर्मनी तक गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जर्मनी के लिए सर्दियों का संकट दूर करने का भी रास्ता निकाल लिया गया है। दिसंबर तक 1,37,000 क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई दिसंबर तक ही हो जाएगी। लेकिन इतनी राहत भी जर्मनी की बड़ी मुश्किल आसान करने वाली है, क्योंकि खून जमा देने वाली सर्दियों के महीने अब शुरू होने वाले हैं। ये वो वक्त होगा जब जर्मनी का गैस का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगेगा। इसीलिए जर्मनी की कोशिश पिछले कई महीनों से गैस का स्टॉक करीब 80% तक भरने की रही है, लेकिन अब जर्मनी ठंड में गैस का बेफिक्री से इस्तेमाल कर पाएगा। अगर उसका स्टॉक खत्म भी होगा तो जनवरी में स्टॉक फिर से भरा जा सकेगा। ऊपर से UAE के साथ उसकी दोस्ती भविष्य के लिए भी एक अच्छी खबर है। जर्मनी को भविष्य में रूस पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि अगर किसी भी तरह जर्मनी ने ठंड के कुछ महीने बिता दिए तो उसका संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन जर्मनी और UAE की इस डील ने रूस के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी। पहली बात तो ये कि यूरोप की निर्भरता रूस की गैस पर खत्म हो गई और दूसरी बात यह कि पश्चिम एशिया के देश रूस की मुट्ठी से निकल गए, क्योंकि रूस ने अब तक ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पश्चिम एशिया के देश रूस की मर्जी के बिना कोई डील नहीं करेंगे। ओपेक प्लस संगठन में भी रूस लगातार अपना दबदबा साबित करता रहा है। ये उन देशों का संगठन है जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। इन देशों ने अब तक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया, लेकिन इस फैसले से केवल रूस ही नहीं, इन सभी देशों का फायदा था, क्योंकि तेल के ऊंचे दाम होने से ये सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जर्मनी के साथ गैस का सौदा करके UAE ने रूस को भी साफ संकेत दे दिया, वो ये कि अपने फायदे का कोई सौदा करने से पहले वो रूस से इजाजत नहीं मांगेगा। इसके अलावा यूरोप के बाकी देशों के लिए भी ये डील नए रास्ते खोलने वाली है, क्योंकि यूरोप के वो तमाम देश जो रूस की गैस पर निर्भर थे वो पश्चिम एशिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सकते हैं। जिसकी एक दूसरी वजह भी है, वो ये कि पश्चिम एशिया के देशों के तेल और गैस के जो भी ग्राहक थे उन पर रूस डोरे डाल रहा है।
आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत और चीन समेत उन देशों के साथ डील कर ली जो पहले पश्चिम एशिया से तेल और गैस ले रहे थे। इसीलिए यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के कारोबार पर भी यूक्रेन की जंग का बड़ा असर हुआ है। मोटे डिस्काउंट पर तेल बेचकर रूस ने भारत और चीन को ही नहीं, कई देशों को अपना ग्राहक बनाया। इन देशों की जरूरतें पहले पश्चिम एशिया के देश ही पूरी कर रहे थे, इसीलिए अपने कारोबार के लिए पश्चिम एशिया के देशों को भी नए ग्राहक खोजने की जरूरत है। जाहिर है, जिस यूरोप को रूस ने झटका दे दिया, वहां यूएई और सऊदी अरब को भी अब अवसर दिखने लगा है। यानी यूक्रेन की जंग ने यूरोप को भले ही कुछ महीनों के लिए बेचैन किया हो, लेकिन अब तेल और गैस के कारोबार के नए समीकरण तैयार हैं। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि टेस्ट में गलती करने पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की एक टीचर ने खूब पिटाई की थी, जिससे वो बेहोश हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं समेत उसके परिवार वाले सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दलित छात्र के शव के साथ वो लोग हंगामा करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगा। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी एक गाड़ी को फूंक डाला और स्कूल के बाहर पहुंचकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। इस हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन वो लोग शांत होते नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को भी लोगों के विरोध को देखकर वहां से कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ गया। हालांकि बाद में इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद से आरोपी टीचर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स बनाई गई हैं। आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें। आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें, ध्वंस के संदर्भ में निर्माण की चर्चा करें। सौभाग्य की एक बात कही रंग ने, बादलों के अट्टहासों से घिरे वातावरण में बिजलियों से कौंधती मुस्कान की चर्चा करें। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात का।